हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 7 की, जिसका नाम है खेलों में आधारभूत शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान। ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर लगता है बच्चों को क्लास 11th के अंदर। कहते हैं कि भैया फिजिकल के अंदर साइंस कहाँ से ले आए आप। बट कोई बात नहीं, आज के बाद आपको चैप्टर जो है बिल्कुल आसान लगने लग जाए, क्योंकि आप ये वीडियो कंप्लीट देखने वाले हो। और इस चैप्टर को वन शॉट में कवर कर रहे होंगे और बिल्कुल ईजी वे में सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कुछ पर्सनल क्वेरी तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। आगे चले तो बात करते हैं भाई पहले टॉपिक की। इसका नाम क्या है? शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान। इसका मतलब जानेंगे सबसे पहले, यानी कि इसकी मीनिंग की बात हम करने वाले हैं। ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर रचना, जिसको एनाटॉमी भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखो भाई, शरीर रचना नाम से पता चल रहा है शरीर बना कैसे है। शरीर रचना यानी कि शरीर बना कैसे है। तो मानव शरीर की संरचना के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको बोल देंगे शरीर रचना। और शरीर रचना की बस बात आएगी तो उसमें किसकी बात आएगी? हड्डियों की, मांसपेशियों की, अंगों की, कोशिकाओं की, ऊतकों की, है ना। और इनकी स्थिति क्या है, इनका काम क्या है, जब इसका अध्ययन हम कर रहे होंगे तो वो शरीर रचना है। समझ रहे हो? हमारे शरीर के अंग क्या है और कहाँ पर है, उनकी स्थिति क्या है। तो जब इसका अध्ययन, इसकी स्टडी करी जाती है तो वो एनाटॉमी के अंदर आता है, सीधी सी बात है। तो इसका अपने आप में एक इम्पोर्टेंस होता है जो आगे बताने वाला हूँ। आगे चले, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। तो शरीर क्रिया विज्ञान, है ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली फंक्शंस की बात करते हैं। हमने शरीर रचना में बात करी कि उसकी स्थिति क्या है, कौन सा अंग कहाँ पर लोकेटेड है, शरीर का स्ट्रक्चर क्या है। जब इसकी स्टडी करते हैं वो शरीर रचना विज्ञान है, वो एनाटॉमी है। बट अब वो अब मान लो वो ऑर्गन है, वो शरीर का वो हिस्सा क्या काम कर रहा है, जब वहाँ फंक्शंस की बात आ जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका? शरीर क्रिया विज्ञान। क्रिया का मतलब ही होता है एक्शन। तो कौन सा अंग क्या एक्शन कर रहा है, जब उसकी स्टडी करी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान हम बोलते हैं। तो उसमें ये समझा जाता है कि शरीर काम कैसे करता है, शरीर वर्क कैसे करता है, और कैसे ये अलग अलग परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करता है। मतलब हमारे शरीर का जो ऑर्गन है सारे, है जो अंग है, वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम कर रहे होते हैं, इसका जो स्टडी करना, इसका अध्ययन करना शरीर क्रिया विज्ञान होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे मैं बात करूं व्यायाम और खेलों में शरीर रचना, जिसके बारे में बता दिया पीछे, और शरीर क्रिया विज्ञान का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान रखना है। तो भाई शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान का खेलों के अंदर, व्यायाम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, देखो जानते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में। मुझे आप ये बताओ, अगर किसी को शरीर रचना के बारे में पता है, मतलब अपना शरीर बना कैसे है उसको, मतलब मुझे ही पता है कि मेरे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, वो कहाँ पर, उनका काम क्या है, मतलब कि मुझे शरीर रचना के बारे में पता है और शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में ही मुझे पता है, मतलब अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से मैं अपने शरीर को, मेरे शरीर को किसकी नीड है मुझे पता होगा, सीधी सी बात है। तो वही बात है, जब शरीर क्रिया और शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान का ज्ञान होता है, तो शरीर को हम इजीली क्या बना सकते हैं भाई? हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति को मानव शरीर की शारीरिक रचना और उसके शारीर क्रिया विज्ञान का ज्ञान है, तो अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत आसान था ये। आगे चलें। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में सहायता होती है। ठीक है, अगर किसी जो कोच है ना, जो इंस्ट्रक्टर है आपका, अगर उसको आपके शरीर के बारे में ज्ञान है, आपके शरीर का स्ट्रक्चर क्या, आपका कैसा, आप कैसे काम करता है आपका शरीर, अगर किसी कोच को पता है तो उसी अकॉर्डिंग क्या कर पाएगा, वो आपके लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम वो सेट कर पाएगा, है ना। अगर मेरे को मान लो मैं ही, अब मान लो मैं कोच हूँ, अगर मुझे किसी बच्चे को जज करना है कि इसके लिए भाई क्या क्या चीज़ बेटर है, इसके लिए कैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहना चाहिए, कितने टाइम का तक रहना चाहिए, तो मुझे उसका शरीर के बारे में पता होना चाहिए। उसका शरीर कैसा है, कितना स्टेमिना उसके शरीर में, कितना वो काम कर सकता है, कितनी स्फूर्ति इसके अंदर है, कितनी मांसपेशियां उसके बढ़िया तरीके से काम करती हैं। तो सब चीज़ मैं देखूंगा, मतलब कि उसके शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में भी जानूंगा और शरीर रचना के बारे में भी जानूंगा। तब जाके मैं उसका एक बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम तय कर पाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान से हम उसकी कार्यात्मक क्षमता, शारीरिक संरचना को जान पाते हैं। और बिना ये जाने भाई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे चले। हाँ, प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भाई, जब किसी के शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों और ऊर्जा प्रणाली को जानकारी होती है, ठीक है, एथलीट को तो अपनी ताकत, सहन शक्ति और लचीलापन बढ़ा सकता है ना भाई। कि उसको पता है ना कि मेरे को कहाँ पे जरूरत है काम करने की, क्योंकि उसको शरीर के बारे में ज्ञान है।
शरीर के बारे में ज्ञान है, इसका मतलब क्या, उसको शरीर रचना के बारे में पता है अपनी। तो इस वजह से क्या है, वो अपना लचीलापन, अपनी ताकत, सहन शक्ति बढ़ा सकता है अगर उसको अपने शरीर के बारे में ज्ञान है तो। जिससे जिससे उसका जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर गेम में, टूर्नामेंट में, उस एक्टिविटी में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। चोटों की रोकथाम। अब शरीर का ज्ञान है, इसको ये पता शरीर कौन सा शरीर का अंग कैसे काम करता है, उसको ये ज्ञान है, तो उसके अपने आप एक इम्पोर्टेंस है। क्या, उसको पता है ना कि मेरा ये हाथ मेरे जो ये कलाई है इतनी ही मुड़ सकती है, ये कलाई मेरी इतनी ही मुड़ सकती है, ज्यादा मोड़ूंगा तो टूट जाएगा, ठीक है, फ्रैक्चर आ जाएगा। तो इस शरीर अभी ज्ञान है शरीर के बारे में हमें, जैसे मान लो मुझे ही पता है कि भाई पीछे करूंगा तो टूट जाएगा, ज्यादा पीछे करूंगा तो वही बात है, तो मैं करूंगा ही नहीं ना पीछे, तो वही बात है, तो मुझे चोट लगने से बच जाएगा। अब किसी को पता ही नहीं है, कोई कर दे पूरा तो चोट लग जाएगी। तो अगर तुम्हें शरीर के बारे में ज्ञान है, कौन सा अंग कैसे काम करता है, तुम्हारे जॉइंट्स के बारे में तुमको पता है ना, तो चोट तुमको लगेगी ही नहीं। चोट की रोकथाम के लिए बहुत क्या है भाई, सहायक होता है, ध्यान रखना है। क्या, शरीर क्रिया और शरीर रचना, शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान, समझ रहे हो। तो शरीर रचना का ज्ञान कमजोर क्षेत्रों को पहचानने, कमजोर क्षेत्र मतलब कि जो नाजुक जगह होती है आपके शरीर की, उसको पहचानने के लिए आसान होता है शरीर रचना का ज्ञान, ध्यान रखना है। और सही व्यायाम तकनीक को अपनाने और मांसपेशियों में खिंचाव, मोच, जोड़ की समस्या जैसी चोटों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि आपको हर जोड़ के बारे में ज्ञान होगा अगर आप शरीर रचना के बारे में जानते हो तो। इससे आपको शरीर के हर एक हिस्से, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट, नाजुक पार्ट, सबके बारे में पता होगा, तो वैसे आप उसको यूज में लेके आओगे, समझ रहे हो। तो चोटों की रोकथाम के लिए भी बहुत जरूरी होता है शरीर रचना का ज्ञान होना। आगे चले, अगला टॉपिक जो है वो है भाई अपना कंकाल प्रणाली के कार्य, ठीक है। कंकाल यानी क्या, स्केलेटन। तो हमारी कंकाल प्रणाली से हमारा शरीर का जो ढांचा, जैसे हमें दिख रहा है, मुझे मान लो मैं खड़ा हो दिख रहा हूँ आपको, है ना, तो इस मांस के अंदर क्या है, हड्डियां हैं, एक पूरा स्केलेटन बना हुआ है, एक कंकाल है। तो कंकाल प्रणाली के फंक्शंस क्या होते हैं, कंकाल पर अगर कंकाल नहीं होगा तो क्या होगा, है तो वही बताना है। जो कंकाल प्रणाली के कार्य है, इससे आपको समझ आ जाएगा। देखो भाई, पहला जो काम है कंकाल प्रणाली का, कंकाल प्रणाली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंकाल मतलब पूरे शरीर का जो हड्डियां हैं उसको मिला के कंकाल बनता है, इसलिए कंकाल प्रणाली बोला जाता है। तो पहला, शरीर को आकार देने के लिए, है ना, कंकाल प्रणाली का सबसे पहला काम क्या है, शरीर को आकार देना। अब मैं जो शरीर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या है, ये मेरे कंकाल की वजह से है। जैसा आकार आपको मेरा दिख रहा है, जैसा मैं आप मुझे देख पा रहे हो, ये मेरा जो आकार आपको दिख रहा है सिर्फ कंकाल की वजह से ही, जैसा मेरा कंकाल है। तो इस शरीर को एक डेफिनेट आकार देता है और उसको स्ट्रक्चर प्रदान करता है। अगर किसी के अंदर कंकाल ही नहीं होगा तो क्या होगा, वो लहर जाएगा, पहले बात तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो लहर जाएगा, ऐसे कभी इधर जाएगा कभी ऐसे जाएगा, उड़ जाएगा हवा में, ध्यान रखना। एग्जिस्ट नहीं करेगा बंदा, पहली बात तो ऐसे, ठीक है। तो शरीर को आकार देने का काम क्या करता है, कौन करता है, अपना कंकाल करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि मान लो आपके यहाँ की हड्डी निकल निकाल दी जाए, आपके मान लो इतने हिस्से की हड्डी निकाल दी जाए, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, लहरदार हो जाएगा, बिल्कुल ये समझ लटके लटका रहेगा ये। तो इसका मतलब क्या है, आपके हर एक हिस्से को आकार देने का काम करता है। आगे चले, उसके बाद सहारा और समर्थन देता है। तो मांसपेशियों, आंतरिक जितने भी अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको सहारा देने का काम, सपोर्ट देने का काम, समर्थन देने का काम कौन करता है, कंकाल ही करता है ना। मुझे बताओ, ये जो मांसपेशियां है इसके अंदर क्या हड्डियां है ना, है, जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है। तो मुझे आप ये बताओ, जो मांसपेशियां है किस पे है, ये हड्डियों पे ही तो है, ये जो मांसपेशियां हड्डियों पे चिपकी हुई है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसको सहारा दे रही है, हड्डियां जो हैं, जो कंकाल है वो सहारा दे रहा है मांसपेशियों को, हमारे जो आंतरिक अंग है उनको। उसके बाद संरक्षण भी देता है, जो कंकाल है ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, बचा के भी रखता है, जैसे कि हमारा दिमाग यानी मस्तिष्क, ठीक है, हृदय, फेफड़े और अन्य नाजुक अंगों की रक्षा भी करता है। भाई देखो, पसलियां है ना यहाँ पर, तो फेफड़े को बचा के रखती है ना। ऐसे ही मस्तिष्क, मस्तिष्क जो है ना हमारा, जिस कल आप देख रहे हो खोपड़ी, ये पूरी हड्डी है, ये इसके अंदर हमारा दिमाग मस्तिष्क है। तो हमारी खोपड़ी भी क्या कर रही है, जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है, तो ये भी क्या कर रही है, बचा के रखते हैं हमारे मस्तिष्क को, क्योंकि मस्तिष्क एक नाजुक पार्ट है। ऐसे हृदय को भी, ऐसे फेफड़े वगैरह सब जो नाजुक, जितने भी नाजुक अंग है उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे चले, आंदोलन में मदद। आंदोलन मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो भाई गति में मदद, ठीक है ना। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो लिख सकते हो गति में मदद करती है। क्या, आप मुझे बताओ, क्या आप, अगर शरीर में कंकाल ही नहीं हो, मतलब हड्डियां ही नहीं होंगी आपकी अलग अलग हिस्से पे, तो आप मूवमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके शरीर में कंकाल है, तो आप क्या कर पा रहे हो, आप हिलडुल पा रहे हो, मूवमेंट कर पा रहे हो, तो ये लिखा है।
तो मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जिस वजह से शरीर जो हिल डुल सकता है, चल फिर सकता है। हम जैसे आप ये देखो, अब ये भाग पा रहा है जैसे कि हड्डियों की वजह से ही भाग पा रहा है ना। एक कंकाल, एक अपने आप में एक कंकाल है। तो वो एक कार्टून भी आता था पहले, जिसमें ऐसे एक कंकाल टाइप का होता था, है ना। तो वो मूवमेंट आप देखते हो, मूवमेंट कर पाता था। उस पे अगर तो मांस पे से चढ़ा दो, मांस चढ़ा दो, तो वो इजीली क्या कर पाएगा, वो दिखेगा इंसान जैसा, वही बात है ना। तो हड्डी की वजह से मूवमेंट भी हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं ये। उसके बाद खून बनाना, क्या, खून बनाने में भी जो है भाई हड्डियां काम आती हैं। जैसे कि जो अस्थि मज्जा है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, उसमें लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, आपकी जो बोन मैरो होती है, क्या, जो बोन मैरो है, ठीक है, उसमें क्या होती है भाई, आपके लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी हो रहा होता है, तो उसे भी ध्यान रखना है। उसके बाद खनिज भंडारण, तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे खनिजों को संरक्षित करती है, जो कि शरीर के लिए आवश्यक है। तुम्हारी हड्डियां हैं, उसमें मिनरल्स का भी स्टोरेज होता है, यानी कि जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जैसे खनिज है, इनको बचा के भी रखते हैं हड्डी अपने अंदर। ध्यान रखना, आपको पता है, इसलिए बोला जाता है कि भाई कैल्शियम को इनटेक करो, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, क्योंकि हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोर रहता है। समझ आ गया, ध्यान रखना है। आगे चले, अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है हड्डियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ। कंकाल पढ़ लिया पूरा, उसके फंक्शंस पढ़ लिए। अब जो हड्डियां हैं, उनके वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, वर्गीकरण को कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि लंबी हड्डियां, छोटी हड्डियां, चपटी हड्डियां, कहाँ कहाँ हिस्से में देखने को मिलती हैं, ऐसे ही आ, ये तो डबल रिपीट हो गया, ठीक है। असामान्य आकार की हड्डियां, तिल्ली आकार की हड्डियां, तो वर्गीकरण है हड्डियों का, ठीक है। फिर जोड़ की बात हम करेंगे। तो अब बात करते हैं वर्गीकरण की। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबी हड्डियों की, क्या, लंबी हड्डियों की। जो लंबी हड्डी होती है सबसे आपके शरीर की, वो होती है थाई की हड्डी, क्या, थाई की हड्डी, यानी फीमर जिसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी, जिसको बोलते हैं लंबी हड्डी, फीमर होती है। और ह्यूमरस हड्डी, जो कि बाजू की हड्डी होती है, ठीक है, क्या होती है, ह्यूमरस, जो कि आपके बाजू की हड्डियां है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। उसके बाद छोटी हड्डियां, क्या, छोटी हड्डियां, जो कि कार्पल है, जो कि क्या है, कार्पल है, जो कि हाथ की हड्डी, कलाई, हाथ की कलाई की हड्डी है। उसके बाद टार्सस, जो कि पैर की कलाई की हड्डियां हैं, ठीक है। अगर आप यानी कि देख रहे हो, छोटी हड्डी की बात करें तो यहाँ पर जो कलाई की हड्डियां हैं, इसको शॉर्ट बोन बोला जाता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और पैर की कलाई की भी। और ये ह्यूमरस मैंने आपको दिखा दिया, ह्यूमरस है ना, ध्यान रखना है आपको, जो कि लॉन्ग बोन है। और थाई बोन, और थाई की बता दी मैंने आपको, ये लॉन्ग बोन है। और ऐसे पैर की कलाइयों में भी क्या देखने को मिलती है आपको, छोटी हड्डियां देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टार्सस बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही उसके चपटी हड्डियों पे आ जाओ। चपटी हड्डियों में आपको ध्यान रखना है, क्या है, खोपड़ी की हड्डी, जिसको स्कल बोला जाता है। और पसलियां, जो आपकी रिब्स हैं यहाँ पर पूरी, खोपड़ी की हड्डी, जो कि हमारे मस्तिष्क को बचा के भी रखती है। और पसलियां, जिसको रिब्स बोलते हैं, वो आपकी चपटी हड्डियों में आ जाती है, ठीक है। ये देखो, ये जो देख रहे हो, ये पूरी जो है ये, तो ये क्या है आपकी, ये वाली सब आपकी फ्लैट बोन्स है, क्या है ये, फ्लैट बोन्स है। तो मेनली आप ये वाली ले लो हिस्सा, तो ये आपका फ्लैट बोन्स में ही आता है, ठीक है। आगे चले, उसके बाद चपटी हड्डियां तो हो गया है। और जो असामान्य आकार की हड्डी, क्या, असामान्य आकार की हड्डी, जिसको इंग्लिश में इरेगुलर बोन्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कशेरू का, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम। और खोपड़ी की हड्डी, ठीक है भाई, खोपड़ी की हड्डियां। और कशेरू का आपकी किस में आ जाएगी, असामान्य आकार की हड्डी में आपकी आ जाएगी, यानी कि पीछे वाली, ठीक है। ये क्या है जो आप देख रहे हो, ये क्या है, इरेगुलर बोन्स आपकी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर चपटी की बात करो तो स्कल आ जाएगा खोपड़ी की हड्डियों में। और लेकिन अगर आप खोपड़ी की हड्डी की बात करोगे, कौन सी, ये जो आकार आपका इसमें सेम नहीं होगा, ध्यान रखना, चपटी नहीं होगी। जो आपका पूरा खोपड़ी है, ये इरेगुलर बोन्स है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद तिल्ली हड्डियां, जिसको हम सेसमोइड बोन्स भी कहते हैं। तो ये छोटे और गोल होती हैं, ये छोटे और गोल होती है, जो कि मांसपेशियों के अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल है घुटने की आपकी जो हड्डी है, जिसको पैटेला भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी जो घुटने की हड्डी, जो कि मांसपेशियों के अंदर देखने को मिलती है, इसको पैटेला बोलते हैं। ये कुछ हड्डी इस प्रकार की होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। और हाथ और पैर की कुछ हड्डियां भी इसके अंदर आपकी आ जाएंगी, तिल्ली आकार की हड्डियां, जैसे कि कुछ ये, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये सब आपके तिल्ली आकार की हड्डियों में आ जाती है, जिसको हम सेसमोइड बोन्स भी बोलते हैं। समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है आपको।
अब आगे मैं बात करता हूँ या बात करते हैं शरीर के विभिन्न जोड़ की। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। कौन सा जॉइंट्स कितनी मूवमेंट कर सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शरीर में जो जोड़ है वो स्थान होते हैं जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ क्या होती है, मिल रही होती हैं। और जोड़ जो है बेसिक जॉइंट जिसको कहते हैं वो शरीर को गति और लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। और इन्हें मेनली हम कुछ तीन भागों में बांटते हैं जो कि हम बात कर लेते हैं। पहला है अचल जोड़। क्या है? अचल जोड़, ठीक है। अर्धचल जोड़, चल जोड़, ठीक है। तो तीन हिस्सों में बांटते हैं, फिर चल जोड़ को आगे बांटेंगे। अचल, अर्धचल और चल जोड़। नाम देख रहे हो, अचल, अर्धचल, चल, ये तीन आपको कैसे याद रखने हैं। फिर चल को आगे बांटेंगे और आगे बताऊंगा। तो अचल जोड़ जिसको बोलते हैं, ए इंग्लिश में ज्यादा आसान है याद रखना। अचल का मतलब हो गया इमूवेबल, जिसको जो मूव ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो ये जोड़ जो कि एक साथ मजबूती से जुड़े होते हैं और कोई गति की अनुमति नहीं देते। मतलब देखो ये नहीं कि जोड़ है तो गति ही होगी, नहीं। कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जिनमें गति होती ही नहीं है, जैसे कि आपके खोपड़ी की हड्डियां। हाँ मुझे बताओ, जो आपकी खोपड़ी की हड्डियां हैं ये क्या अभी अगर मूव कर पा रही हैं क्या? ये आप इधर से हिला रहे हो, ठीक है, लेकिन ये हिस्सा नहीं हिल रहा है आपका, ये पूरा फिक्स है। ये जॉइंट जो है आपके पूरे खोपड़ी के अंदर वो बिल्कुल फिक्स है, वहां पर कोई मूवमेंट है नहीं, वो तो अचल जोड़ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अर्धचल जोड़, क्या उसके बाद आपका आ जाएगा अर्धचल जोड़। अर्धचल जोड़ जिसको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट है, ध्यान रखना। तो इसमें जोड़ों में जो गति होती है वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। वो आंशिक रूप से हिलते डुलते, जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी। क्या? रीढ़ की हड्डी, जैसे देखो, आप देखो सुबह सुबह उठ के ऐसे चटकाते हो ना हड्डी अपनी, ऐसे करते हो, तो बहुत लिमिटेड मूवमेंट है। ज्यादा घुमाओगे तो पता चल जाएगा क्या होगा, है ना, आवाज आ जाएगी अच्छे वाली। तो रीढ़ की हड्डी में बहुत स्लाइटली मूवमेंट है, जैसे मैं इतना कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं करूंगा तो हड्डी बोल जाएगी। तो रीढ़ की हड्डी हो जाएगी आपकी, जो कि अर्धचल जोड़ का कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाता है। उसके बाद चल जोड़, यानी चल जोड़ का मतलब भाई जितना चल सकते चल ले, वो वाला जोड़ की बात हो गई, यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। तो ये जोड़ शरीर में सबसे ज्यादा मूवमेंट देते हैं और लचीलेपन में सहायक होते हैं। जो आपने फ्लेक्सिबल लोग देखते हो जितनी वो मूवमेंट कर पाते हैं, चाहे वो हाथ से कर पाते हो, चाहे वो पीछे ऐसे बैक पूरी मुड़ जाते हो उनकी, तो वो क्या है भाई, वो चल जोड़ के एग्जाम्पल हैं। तो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी यही जोड़ देते हैं। इसको हम चार हिस्सों में बांटते हैं। पहला है गेंद और सॉकेट जॉइंट। क्या है? गेंद और सॉकेट जॉइंट। और इसके अंदर जो है कंधा और कूल्हे के जॉइंट आ जाते हैं। कंधे के जॉइंट मतलब ये वाले, और कूल्हे के मतलब आपको पता ही है, ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कूल्हे का मतलब क्या है। और गेंद और सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या है? ये हड्डी सभी दिशाओं में घूम सकती हैं। ये जो हड्डियां हैं सभी दिशाओं में घूम सकती है। देखो ना, मुझे यूं करना है, चाहे यूं करना है, यूं करना है, तो यूं करना है, तो मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह मूवमेंट कर ली, है ना। तो गेंद और सॉकेट जॉइंट जो है ये सभी दिशाओं में घूम सकते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो देखो, ये जो है आपकी हड्डी है और ये एक जॉइंट लगा हुआ है, तो इसको किसी भी आप डायरेक्शन में घुमा सकते हो, ध्यान रखना है। यहाँ पे होती है आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये वैसे हिप का दे रखा है आपको, ठीक है, क्या दे रखा है, ये हिप का दे रखा है, समझ रहे हो भाई। और कंधे में भी आपका होता है और यह आपका हिप का दे रखा है। आगे चले, उसके बाद हिंज जॉइंट, ठीक है। तो यह आगे और पीछे की दिशाओं में गति देता है। क्या? आगे कर लो, पीछे कर लो, ठीक है, आगे और पीछे की दिशा में जो है गति देता है, यानी घुटने और कोहनी, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है। कोहनी और जो आपका घुटना है वहां पे जो जोड़ है वो उसको हिंज जोड़ कहते हैं, जो कि आगे और पीछे की दिशा में आपको मूवमेंट प्रदान करता है। अगर हिंज जॉइंट की बात करूं मैं, देखो क्या है, हिंज जॉइंट की बात करनी है हमें, तो ये देखो आप, ये जो है कोहनी, ठीक है ना, ये आपको हिस्सा मैंने बताया, ये वाला हिस्सा जो है ये आपका हिंज जॉइंट में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का होता है, तो अब आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद पिवट जॉइंट, तो इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के चारों ओर घूम जाती है, जैसे कि गर्दन। तो पिवट जॉइंट क्या होता है? जिसमें आपकी एक हड्डी, जिसका जो दो हड्डियों को मिला के जॉइंट बन गया, ठीक है। तो पिवट जॉइंट में क्या, एक हड्डी दूसरी हड्डी पूरा सर्कुलर मोशन ले ले, चारों ओर घूम जाए। यानी कि देखो अभी गर्दन की हड्डी बोली है यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो गर्दन की हड्डी चारों दिशाओं में घूम रही है ना, तो पिवट जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, उसके बाद ग्लाइडिंग जोड़।
जहां पर हड्डी एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल जाए, क्या फिसल जाए, जैसे कि कलाई और टखना, जैसे कि कलाई और टखना, ध्यान रखना है। तो कलाई और टखने का जो जोड़ है वो बेसिकली क्या ग्लाइडिंग जोड़ के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आसानी से फिसल जाती है। ध्यान रखना है। किसकी बात करी थी हमने? यहाँ पर जो अपना जॉइंट था भाई कौन सा था? ग्लाइडिंग, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट अगर हम देखें तो कहाँ है आपको देखने को? मैंने बताया यहाँ पर टखना क्या है, जैसे देखो ये रहा, ये क्या है, ये देखो यहाँ पर जो है ना ये फिसल जाता है, मतलब कि इजिली फिसल जाए, ध्यान रखना है। और ये भी आपकी जो है यहाँ पर ये क्या आ जाएगी भाई, ये आपका आ जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट में, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो टखने और कलाई में आपका आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ अगला टॉपिक जो अपना मांसपेशियों के गुण और कार्य, कि तो आपकी मसल्स हैं उनके क्वालिटी क्या है, गुण क्या है और उनके फंक्शंस क्या है। देखो, तो मांसपेशी क्या है ना, एक संकुचनशील ऊतक होती है। ऊतक देखो क्या है, बेसिकली हमारा जो शरीर है जिससे बना किससे, बिल्कुल बेसिक यूनिट क्या है शरीर को जिससे हमारा बना है, वो है कोशिका, यानी कि सेल। तो कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनती है। ऊतक से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर वो एक ह्यूमन बन जाता है, ठीक है। तो मांसपेशी एक संकुचनशील ऊतक है, मतलब जो कि संकुचन करती है। संकुचन मतलब कि भाई सिकुड़ती है, फैलाव भी करती है। तो मांसपेशी एक संकुचनशील ऊतक है जो कंकाल तंत्र के साथ मिलकर सभी प्रकार की गतियां करती है ना। मैंने पीछे बताया आपको वही कंकाल के काम, कि भाई मांसपेशी के साथ जुड़ जाती है फिर मूवमेंट कर लेती है ना। अब देखो मेरे हाथ है, ये मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ तो मेरी मांसपेशी हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, ध्यान रखना है। आगे चलें, अब इनके गुण की बात करते हैं। मांसपेशियों का मतलब समझ आया। अब यहाँ पर बात करेंगे भाई मांसपेशियों के गुण क्या है। पहला है उत्तेजनशीलता। क्या? उत्तेजनशीलता, ये पहला गुण है। इसको बोलते हैं क्या? एग्जिटेबिलिटी, ठीक है ना। तो मांसपेशियों के सक्रिय होने यानी कि एक्टिव होने की जो योग्यता है, क्या सक्रिय होने मतलब कि एक्टिव होने की जो योग्यता है, एक्टिव होने की जो योग्यता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उत्तेजनशीलता बोलते हैं। क्योंकि आपके मांसपेशी जितनी एक्टिव होंगी आप उतने ही इजीली अच्छे से वर्क कर पाओगे, है ना। यदि मांसपेशी को उत्तेजनशीलता ज्यादा होती है तो इतनी शक्ति, इसकी शक्ति और वेग सहन क्षमता भी ज्यादा होती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप इजीली वर्क कर पाओगे क्योंकि आपकी शक्ति, आपका वेग यानी वेलोसिटी और सहन क्षमता भी अधिक होगी, मतलब कि मांसपेशियां शक्ति भी ज्यादा लगा पाएगी, जिसके मतलब और आप डिफेंड भी ज्यादा देर तक कर पाओगे और स्ट्रेंथ तो आपकी ज्यादा रहेगी और मूवमेंट भी आपकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा कर पाएंगे अगर वो एक्टिव हैं तो। समझ आ गया? तो उत्तेजनशीलता का मतलब है एक्टिव होने से। आगे चले, संकुचनशीलता, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो उत्तेजना की क्रिया के परिणाम स्वरूप आकार में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संकुचनशीलता कहलाती है। उत्तेजना का मतलब है मान लो कोई कुछ हुआ, है ना, है ना, कोई सिचुएशन आई तो वहां पर अपनी मांसपेशियों का यूज कर रहे हो। तो उत्तेजना के दौरान आपकी मांसपेशियों में जो परिवर्तन आ रहा है आकार में, देखो ना ये उत्तेजना हो रही है, मैं हाथ ला रहा हूँ तो मेरी मांसपेशियों के आकार में जो परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है, आकार में जो परिवर्तन, यहाँ भी परिवर्तन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं संकुचनशीलता, है ना। और मांसपेशी का उत्तेजित होने पर आकार परिवर्तन होता है। अगर मांसपेशी, मुझे बताया ना उत्तेजनशीलता क्या होती है ना। तो सक्रिय जब होगी तो उत्तेजित तो होगी होगी उत्तेजित होने पर जो साइज बदलता है हमारी मांसपेशियों का, चाहे वो टांग की बात कर लो, मतलब पूरे लेग की बात कर लो, चाहे वो हाथ की मांसपेशियों की बात कर लो, तो वहां पर जो आकार में यानी साइज में परिवर्तन आ रहा है वो संकुचनशीलता है। और जब हम बात करते हैं भाई संकुचनशीलता की, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे कि मूवमेंट देखो, ये है ना, अरे हो जा भाई आगे, ये हो गया, है ना, और ये ऐसे हो गया। तो ये क्या है भाई? ये संकुचन है, ध्यान रखना है। और ये क्या है? ये फैलाव है, संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ध्यान रखना है। ओके। उसके बाद प्रसार योग्यता। तो मांसपेशी की खींचने की या फैलने की क्षमता को हम प्रसार योग्यता कहते हैं। आपकी जो मांसपेशी, सब लोग जिम करते हैं तो उनकी मांसपेशियां फैल जाती हैं, तो मांसपेशी की खींचने की और फैलने की जो क्षमता है उसको प्रसार योग्यता कहते हैं। और मांसपेशी तंतु संकुचन के दौरान छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। जो लोग जिम करते हैं वो प्रसार ही हो जाता है उनके मांसपेशी का। और बाकी आपको और आगे बताऊं, तो मांसपेशी जो तंतु है, जो पूरा मांसपेशी की बात हो रही है, वो संकुचन के दौरान यानी कि भाई कॉन्ट्रैक्शन के दौरान
वो छोटे हो जाते हैं। देखो ना भाई, मांसपेशियां हैं, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मांसपेशी मेरी छोटी हो गई है, पूरी खट्टी हो गई एक जगह पे, है ना। तो मांसपेशी के दौरान संकुचन के दौरान छोटी हो जाते हैं। लेकिन भाई विश्राम कर दूं, रिलैक्सेशन पे आ जाए, तो वह अपनी सामान्य जो लंबाई होती है मांसपेशियों की उसमें आ जाती है। और यदि मांसपेशी में ये गुण ना हो तो शरीर में गति संभव ही नहीं है। वही बात है ना, अगर संकुचन और फैलाव ना हो, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना हो, तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी ना, ध्यान रखना। अगर मैं अपने हाथ का स्थिर रखूंगा तो कितनी मूवमेंट कर लूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, आगे चलो। उसके बाद लचीलापन, यानी कि इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। तो खिंचाव और प्रसार क्रिया के बाद मांसपेशी रेशों को अपने मूल आकार में वापस आ जाना लचीलापन है ना भाई। देखो ना, अगर कोई पीछे तक जा रहा है और फिर आगे आ जा रहा है, तो पीछे मुड़ा, जो कि क्या है, खिंचाव और प्रसार है, और वापस अपने मूल आकार में आ गया। मैं पीछे का था पूरा, इतना ही कर सकता हूँ, उसके बाद आगे आ गया, तो ये लचीलापन है, ध्यान रखना है। और यदि मांसपेशी में लचीलापन का गुण ना हो तो मांसपेशी एक बार खिंचाव के बाद वापस उसी अवस्था में रह जाएगी और वापस वो आ ही नहीं पाएगा। अगर मान लो लचीलापन ना हो मेरे जॉइंट में, ऐसे ही रह जाऊंगा मैं तो, फिर ऐसे आगे ही नहीं आ पाऊंगा। तो मैं आगे आया ऐसे, है ना। तो यानी कि लचीलापन है मेरे शरीर में, इतना नहीं लेकिन है ना, ध्यान रखना। अगर ये खत्म हो जाएगा तो जिस अवस्था में गया था उसी अवस्था में रह जाऊंगा। वो देखा है ना बागा, ऐसे ही रहता है। तो उसका मतलब क्या है वो, तो वो उसके यहाँ पर लचीलापन खत्म हो चुका है उसके इधर कूले साइड पे, जब वो उसी अवस्था में है, ध्यान रखना। आगे चले, मांसपेशियों के कार्य, फंक्शंस ऑफ मसल्स। मांसपेशियों के कार्य क्या है, तो गुण की बात तो हमने कर ली, अब फंक्शंस की बात आ जाओ। तो गतिशीलता, तो मांसपेशी की वजह से जो है हम मूवमेंट कर पाते हैं, शरीर में गति संभव हो पाती है, तो ये पहला काम है ना। और मांसपेशी में संकुचन की वजह से जो है गति आती है। उसके बाद शरीर को आकार देता है भाई, मांसपेशी शरीर को आकार भी देती है हड्डियों के साथ मिलकर। तो मांसपेशी हड्डियों और अंगों को एक करके हमारे शरीर को आकार देती हैं, है ना। तो मांसपेशियां जो हैं हड्डी और अंगों के साथ मिलकर एक हमें शरीर को एक स्ट्रक्चर दे रही है, ध्यान रखना। तापमान नियमन, तो मांसपेशियां तापमान के नियमन में सहायक होती है। जो हमारी मांसपेशियां में टेम्परेचर हमारी बॉडी का नॉर्मल रहे, जितना होना चाहिए उतना रहे, तो उसके लिए मांसपेशियां मदद करती हैं। अंगों की रक्षा करती है मांसपेशियां, तो मांसपेशियां जो है उनकी रक्षा के लिए कई अंगों को ढकती हैं। समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका काम हो जाएंगे। और लास्ट आप देख लो, शरीर को सहारा भी देती है, क्योंकि कंकाल की मांसपेशी हड्डी जुड़ी होती है। मतलब जो कंकाल है, जो कंकाल की मांसपेशी वो हड्डियों से जुड़ी होती है, इसलिए वो हमेशा शरीर को अलग अलग स्थिति में रहने के लिए सहारा देती है। सहारा दे तो कंकाल ही रहा है, बट मांसपेशियां भी तो उसी के साथ है, कंकाल के साथ, तो मिलकर एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, ध्यान रखना। तो शरीर से पूरा क्या रहता है, सेव रहता है। आगे चले, जहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, परिसंचरण तंत्र और हृदय की संरचना के एवं कार्य। परिसंचरण तंत्र क्या होता है ये बताऊंगा, हृदय की संरचना और उसके काम क्या है, ठीक है। चलो भाई देखो, तो परिसंचरण तंत्र जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। देखो परिसंचरण तंत्र का मतलब यहाँ पर सिंपल समझ लो कि जो हमारे शरीर में रक्त है वो हृदय जब पंप करता है वो पूरी बॉडी तक जा रहा है ना। और उसके बाद जो वेस्ट बना है वो वापस जो है इम्प्योर ब्लड हमारे वापस कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, फिर वापस पंप हो रहा है, फिर वापस जा रहा है। तो ये क्या है, परिसंचरण चलता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। जो ये करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हम बोलते हैं। तो शरीर का इंपॉर्टेंट तंत्र है जो कि रक्त, पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को, हॉर्मोन्स को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, एनर्जी, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा परिसंचरण तंत्र ही करता है। ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिशन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हॉर्मोन्स भी जाते हैं, ध्यान रखना, रिलीज होते हैं मतलब कि। समझ आ गया। और ये तंत्र शरीर से जो है अवांछित अपशिष्ट पदार्थों को हटाने से में भी मदद करता है ना। मैंने बताया ना आपको, ब्लड पहुंचा दिया, न्यूट्रिशन पहुंचा दिया, जो वेस्ट है जब वो CO2 के फॉर्म में होता है तो वापस हार्ट तक लेके आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य अंग है वो हृदय है, मेन चीज तो हार्ट ही है। वही परिसंचरण, वहीं से परिसंचरण स्टार्ट हो रहा है, जो कि रक्त संचार को नियंत्रित करता है। अब जो परिसंचरण तंत्र है ये धमनियों और शिराओं में बटा हुआ है, या कह लो इनसे मिलकर ये बना है। अगर मैं बात करूं परिसंचरण तंत्र की, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके अंदर हम दो चीजों की बात हम करते हैं। एक हम बात करते हैं धमनियों की, ठीक है, धमनियों की, और हम बात करते हैं
शिराओं की, यानी कि इंग्लिश में बोलूँ तो आर्टरी और वेन्स। ठीक है भाई, धमनियों को बोलते हैं आर्टरीज और शिराओं को बोलते हैं वेन्स। तो इनसे मिलकर क्या बना, हमारा परिसंचरण तंत्र बना है। तो इन दोनों में कोई कोई रक्त को ले जाता है पूरी बॉडी के अंदर, उसके बाद वापस हट तक जो लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं डी। देखो, अगर हमारे हट से पहली बार में जा रहा है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन जा रहा है साथ में, तो उसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीजन युक्त ब्लड, रक्त। लेकिन जब बॉडी से अलग अलग अंगों से खून वापिस आ रहा है, जो कि आता है, उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो रहा है ना, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ध्यान रखना है। समझ रहे हो। और परिसंचरण में जो है मेनली प्रमुख, तीन प्रमुख सर्किट होते हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं। पहला है पल्मोनरी परिसंचरण, उसके बाद है सिस्टमिक सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि सिस्टमिक परिसंचरण, और है भाई कोरोनरी परिसंचरण। ओके, तो देखो, अगर मैं पल्मोनरी परिसंचरण की बात करता हूँ, तो इसमें हृदय और फेफड़ों के बीच जो रक्त का प्रवाह होता है, किसके बीच में, हृदय, अब बस समझो फटाफट, ठीक है ना। हृदय और फेफड़ों के बीच में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी परिसंचरण। सिस्टमिक परिसंचरण में क्या हो जाता है भाई, हृदय से पूरे शरीर तक रक्त का जाना, हृदय से पूरे शरीर में रक्त जा रहा है, क्योंकि जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक परिसंचरण। और कोरोनरी परिसंचरण क्या है भाई, जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति, भाई हृदय की भी तो मांसपेशियां हैं पूरे में जो फैली है, तो वहां तक जो है रक्त को पहुंचाने का काम जो है वो कोरोनरी परिसंचरण होता है। ठीक है ना। देखो, परिसंचरण तंत्र है, मैंने बता दिया। अब परिसंचरण में, अब मान लो हार्ट के अंदर ही भाई रक्त को पहुंचाया जा रहा है अलग अलग जगह पे, तो वो अपना कोरोनरी हो जाएगा। हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है, परिसंचरण से जा रहा है, वो वे धमनियां और सिराएं पहुंचा रही हैं, तो वो आपका सिस्टेमिक। और जो हृदय और फेफड़े के बीच में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, वो आपका पल्मोनरी हो जाएगा। सिंपल। हृदय की संरचना की बात करूं, देखो भाई ध्यान से समझना। तो हृदय क्या है, एक खोखला पेशी है, यानी जिसको बोलते हैं मस्कुलर अंग है, जो कि रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। जो कि कहाँ होता है, ये छाती के बाईं ओर स्थित होता है। दाईं ओर तो नहीं, तुम्हारे ध्यान रखना, बाईं ओर होता है। कहाँ होता है, मेरे साइड, हाँ, ये बाएं हाथ है, तो ये बाईं साइड हो जाएगा, ठीक है। और हृदय के अंदर ना मेनली क्या होता है, चार कक्ष होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं चैम्बर। हमारा जो हार्ट है, उसमें चार चैम्बर्स होते हैं, जिसको हिंदी में चार कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार कक्ष बोलते हैं। अगर मैंने इमेज लगाई है तो हाँ बताऊंगा, ठीक है आगे। देखो, और एक जो सेप्टम है, इससे बाएं और दाएं हिस्से में बांटता है। हमारा हार्ट है, उसके अंदर चार चैम्बर्स होते हैं, चार कक्ष होते हैं, है ना। कक्ष चैम्बर्स बात एक ही है। और सेप्टम होता है जो कि इन दोनों को अलग कर रहा होता है, यानी जो हमारा हार्ट है, इसको बाएं और दाएं हिस्से में बांटता है। और हम इसी प्रत्येक दाएं और बाएं हिस्से को दो भागों में रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रत्येक भाग को हम दो भागों में रखते हैं, एक ऊपरी कक्ष और एक निचला कक्ष। ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, ये सेप्टम हो गया मान लो, ये वाला एक हिस्सा हो गया, ये वाला एक हिस्सा हो गया। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ऊपरी और निचला कक्ष, और ये भी ऊपरा ऊपरी कक्ष और निचला कक्ष। समझ आ गया। अब जो ऊपरी कक्ष है, टेंशन मतलब ये आगे समझेंगे इसको, है ना, अभी आगे दिखाऊंगा। ऊपरी कक्ष जो है, इस इन्हें आलिंद कहा जाता है ना। जो ये ऊपरी कक्ष है, अब दोनों में है, बाएं और दाएं दोनों में ही कक्ष बट गए। सेप्टम ने दोनों को बांट दिया। और ये भी आपस में ऊपरी और निचले में बटे रहते हैं, ये भी ऊपर नीचे में बटे रहते हैं। तो जो ऊपरी होंगे, क्या जो ऊपरी वाले हिस्से होंगे, जो ऊपरी वाले हिस्से होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, आलिंद बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। उसके निचले कक्ष को हम क्या बोलते हैं, निल्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निल्ले बोलते हैं, यानी जो नीचे वाले होंगे। ठीक है ना। देखो, चार चैम्बर्स बट गए, सेप्टम ने बाएं दाएं बांटा था, है ना। और बाएं वाला हिस्सा भी दो हिस्सों में, दाएं वाला हिस्सा भी दो हिस्सों में। ऊपर वाले जो दोनों हैं, अब ये बाएं वाला ऊपर का हिस्सा और ये दाएं वाले का ऊपर का हिस्सा, तो इनको बोलते हैं भाई आलिंद, इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम। और निचले वाले कक्ष को बोलते हैं निल्ले, या हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि बाया निल्ले, दाया निल्ले, बाया आलिंद, दाया आलिंद। ओके, समझ आ गया। ये आप देख सकते हो, है ना। देखो, तो जो आप ये देख रहे हो पिंक पिंक सा, ये क्या है, सेप्टम है। ये क्या है, सेप्टम है। ओके, तो मैंने बताया था, देखो चार चैम्बर्स होते हैं। ये सेप्टम ने क्या करा, इस हट को बाएं और दाएं हिस्से में बांट दिया, बाएं और दाएं हिस्से में बांट दिया। अब बाएं वाला भी मैंने बता दिया, दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा।
ऐसे ही ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, टोटल कितने हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए, है ना। बाएं और दाएं में बांट दिया। बाएं वाला भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, हिंदी में आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। और ये किस साइड का है, ये राइट साइड का दे रखा है, ठीक है। जो इसमें इमेज है ये तो राइट क्या, इसमें ये वाला राइट बोल रखा है, तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ये वाइट ये लेफ्ट है अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको। बाकी अगर मैं इमेज के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये राइट दे रखा है, यानी कि ये दाया आलिंद हो जाएगा, ठीक है, दाया आलिंद हो जाएगा। ऐसे ही ये जो नीचे वाला है, नीचेले वाले जो कक्ष होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, निल्ले बोलते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना, ये दाया निल्ले हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ऐसे इधर आ जाओ, ये बाया वाला है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बाया निल्ले बोलूंगा, बाया आलिंद बोलूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, बाया आलिंद। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या बोलूंगा, बाया निल्ले, ओके। ये 4 चैम्बर्स होते हैं, ये सेप्टम इसको बांटता है। और धमनियों और सिरों के बारे में जानो, जो धमनियां होती हैं, धमनियां होती हैं ये करती हैं भाई, ये रक्त को, ठीक है, रक्त को पूरी बॉडी में ले जाती हैं। क्या वेन्स भी ले जाती है, हाँ ले जाती है, लेकिन जो धमनियां हैं ये ऑक्सीजन युक्त ले जाती हैं। क्या, मैं डायरेक्ट O2 लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त जो है ये ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाती हैं। और जो आपकी शिराएं हैं, जो कि वेन्स हैं, जो कि शिराएं हैं, ये बॉडी से वापिस हर्ट में, क्या, बॉडी से वापिस हर्ट में लेके आती हैं, वापिस हर्ट में, हर्ट में, ठीक है ना। और ये इसमें O2 नहीं होता है, इसमें क्या होता है, CO2 होता है, इसमें CO2 होता है एज द वेस्ट, ध्यान रखना है। और ये तो आपको समझ आ गया। और सिराएं जो है बेसिकली क्या करती हैं, ये इम्प्योर ब्लड को ले जाती है, जिसमें CO2 होता है ना, ये इम्प्योर ब्लड कहते हैं इसको। तो ये इम्प्योर ब्लड को जो है हार्ट तक वापस लेके आती हैं। और जो धमनियां हैं ये प्योर ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाती है, हर कोने तक, समझ रहे हो। अब आगे सुनो, परिसंचरण तंत्र और हृदय के कार्य लगभग बता दिया पीछे, है ना। धमनिया शिराओं का धमनिया शिराओं बता दिया मैंने आपको, है ना। तो अभी आगे यही बताया गया आपको फिर से, परिसंचरण तंत्र और हृदय के काम क्या है, देखो भाई। तो हृदय परिसंचरण तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य अंग है, इनके कार्य आपस में जुड़े हुए हैं। और कार्य आगे बात करते हैं। तो देखो, अन्य अंग और प्रणालियों के कार्य का समर्थन करना। तो कोई भी अंग या प्रणाली ऑक्सीजन और रक्त के बिना कार्य नहीं कर सकती है, तो काम है ना इनका ये। तो कोई भी अंग है, जो प्रणाली है, वो ऑक्सीजन के बिना, रक्त के बिना काम नहीं कर सकती, तो परिसंचरण तंत्र जो है इनको कार्य में समर्थन देती है, ऑक्सीजन पहुंचा के। और ऑक्सीजन जा रहा है इसका मतलब एनर्जी जा रही है, न्यूट्रिशन जा रहे हैं। और परिसंचरण अगला कार्य, परिसंचरण तंत्र जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और रक्त पहुंचाता है और उन्हें कार्य करने में मदद करता है, ध्यान रखना। इसी के अंदर आप लिखोगे। उसके बाद रक्त का पंपिंग होना, तो हृदय संकुचित होकर, संकुचित होता है नहीं, पंप हो रहा है, देखो संकुचित होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा। तो हृदय संकुचित होकर जो है शरीर में लगातार रक्त प्रवाहित करता है, फ्लो करता है। और ये जीवन भर ये बिना रुके काम करता रहता है, जिस दिन ये रुक गया उस दिन तुम्हारी लाइफ लाइन रुक गई, तुम्हें पता ही है ना। और औसतन जो है मानव जो हृदय जो है प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, तुमको ही पता है। एवरेज 72 बार पर मिनट धड़कता है, जिसे हृदय दर भी कहा जाता है, समझ आ रहा होगा। उसके बाद रक्त का परिसंचरण, तो हृदय रक्त को पंप करता है और परिसंचरण तंत्र जो है इन्हें अलग अलग सर्किटों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है। और कितने सर्किट होते हैं, टोटल 3 सर्किट होते हैं, मैंने तुमको बता दिया है। क्या तुम वीडियो को रोककर अभी कमेंट करके बता सकते हो, बिना पीछे वीडियो को देखे अभी बता सकते हो, मैंने तुम्हें पीछे बताया है 3 सर्किट कौन कौन से। तो इन्हीं 3 सर्किटों के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। आगे चले, अगला कार्य शरीर के परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो परिसंचरण तंत्र जो है परिवहन प्रणाली के रूप में काम करता है, क्योंकि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, पोषक तत्व पहुंचाता है, और अवांछित मतलब जो वेस्ट है उनको वापस भी लेके आता है, ठीक है। जो CO2 एज अ वेस्ट होता है वो वापस हट तक आता है, फिर प्योर होता है। देन वापस जो है O2 उसमें मिलता है, जो कि हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। देन O2 ब्लड में मिलता है, फिर हमारी बॉडी तक जाता है। तो अवशिष्ट पदार्थ हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, उनको बाहर निकालना, है ना। जो CO2 बाहर में, तुम जो CO2 छोड़ते हो,
सांस ली फिर CO2 तुम छोड़ रहे हो मुंह से, तो वेस्ट है जो कि तुम्हारे ब्लड के थ्रू वापस आया है हार्ट से, फिर हार्ट तुमको फेफड़े में भेजेगा, फिर तुम बाहर निकाल दोगे उसको, है ना। ध्यान रखना। तो शरीर के परिवहन तंत्र के रूप में भी काम करता है हमारा हार्ट। उसके बाद अगला काम जो है, सक्रिय मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति, है ना। कई बार क्या होता है, जो मांसपेशी ज्यादा एक्टिव होती है, मान लो जो काम कर रही होती है, मान लो मैं इस हाथ से बहुत देर तक काम कर, अब देखो मेरा ये हाथ ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, मेरा ये वाला हाथ ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, मैं तुमको यहाँ पे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इस वाले हिस्से को जो है, मेरी जो परिसंचरण तंत्र का जो हार्ट है, वो बहुत ज्यादा ही इसको क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति दे रहा होगा मेरे इस हाथ को। ध्यान आपको रखना है। तो जो मांसपेशी ज्यादा सक्रिय होगी, उसको ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाती है, और जिसको नीड नहीं है वहां थोड़ी कम पहुंचाई जाती है। और जब हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो सक्रिय मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है, सीधी बात है। और परिसंचरण तंत्र कोशिकाओं के माध्यम से, कोशिकाओं ने कैशिकाओं, जिसको कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है, कोशिका मत बोल देना भाई, कैशिकाओं बोलना। कैपिलरीज, क्या, कैपिलरीज के माध्यम से जो है क्या करता है, सक्रिय मांसपेशियों तक अधिक रक्त पहुंचाता है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि आप यहाँ पर केशिकाओं ना लिख के आप धमनी सिराएं भी लिख दो, चल जाएगा। धमनियों या शिराओं के माध्यम से जो है क्या पहुंचाता है, सक्रिय मांसपेशियों में रक्त पहुंचाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है श्वसन तंत्र की संरचना और कार्य, ठीक है। जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिससे हम सांस ले पाते हैं पूरा, ठीक है। और श्वसन का समझते हो ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। हम जो खाना खा रहे हैं, खाना खा रहा हूँ, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन का यूज हम करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में, फिर हम एनर्जी में बदलती है वो, फिर वो पूरी बॉडी तक जाती है। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ध्यान रखना। ये मत सोचना सांस ले रहे रेस्पिरेशन हो गया, नहीं, पूरा होता है, जो आपको मैं भी बताया थोड़ा देर पहले, है ना, कुछ सेकंडों के अंदर। तो श्वसन तंत्र की संरचना क्या है और इसका काम क्या है, इसकी हम बात करने वाले हैं। देखो भाई, श्वसन तंत्र क्या है, तो श्वसन तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो कि भारी वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त कर शरीर को उपलब्ध कराता है, और ये अंगों और ऊतकों तक एक नेटवर्क है, जो कि हमें सांस लेने में सहायता करता है, जो कि बताने वाला हूं मैं आपको। संरचना की बात करते हैं भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो श्वसन तंत्र जो है अलग अलग अंगों से मिलकर बना है, और जो बात करते हैं जिसकी हम, तो पहला है मुख और नाक। जो पहला हिस्सा है वो क्या है, मुख और नाक। तो ये आपका मुख हो गया, ये क्या हो गया, मुख, और ये नाक, है ना। इसको नासिका भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, इमेज इंग्लिश की लगा रही, कोई बात नहीं, लेकिन आप हिंदी की साइंस की बुक देखोगे कभी, तो उसमें नासिका लिखा रहता है। तो ये श्वसन तंत्र की शुरुआत है भाई, जहाँ से आप ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे होते हो, जो कि भारी वातावरण से वायु को शरीर के अंदर लाना होता है, तुमको पता भी है ना। तो ये नोज है और ये तुम्हारा मुख है, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद साइनसिस की बात कर लो, या हिंदी में बोले तो साइनस ओनली। तो ये नाक की हड्डियों में स्थित खोखले स्थान होते हैं, जो कि हमारी सांस में नमी और तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। साइनस अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो ये नोज है ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, वायु आएगी, तो यहाँ पर क्या है, आपके साइनस होते हैं। और साइनस बेसिकली करते क्या है, ये हमारी सांस में जो नमी होती है, जो तापमान है, उसको नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। हड्डियों के बीच में होते हैं खोखले स्थान। उसके बाद ग्रसनी, तो ये नाक, मुंह और श्वास नली, जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, उसके बीच एक पुल का कार्य करता है, और वायु के प्रभाव को सुगम बनाता है। तो ग्रसनी, ठीक है, क्या बोला मैंने, ग्रसनी। देखो, तो यहाँ पे मैंने वायु ली, है ना, तो ये पूरा जो आपका ये क्या है, ये पूरा ग्रसनी, जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो ये नाक, मुंह और श्वास नली के बीच एक पुल का कार्य करता है, और वायु के प्रवाह को सुगम बनाता है आगे तक पूरा। ध्यान रखना, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा, इसको मिला के मैं क्या कहूंगा, इसको मैं ग्रसनी कह देता हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से पूरा जो है आपका सुगम बनाते हैं क्या, वायु के प्रभाव को। उसके बाद साइनस तो हो गया ये, तो आगे चले। उसके बाद श्वास नली, तो 10 से 13 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, जो कि ग्रसनी से जुड़ी होती है, ठीक है। ग्रसनी मतलब देखो, ये मैंने बता दिया, ग्रसनी पूरा इसके बीच में पुल का काम करती है। तो ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है, ये आपकी ग्रसनी है। यहाँ से आया ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो फेरिंग्स के बाद यहाँ पर ट्रैकिया हो गया, और पूरी मिलकर आपकी श्वास नली हो गई, ठीक है, ध्यान आपको रखना है।
तो श्वास नली मैंने बता दी कि कितनी है आपकी, 10 से 13 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो कि ग्रसनी से जुड़ी होती है, फेरिंग जिसको कहते हैं, और निचले सिरे पर ब्रोंकियल ट्यूब में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब में विभाजित हो जाती है। देखो ये आपकी पूरी श्वास नली, इसका ट्रैकिया ग्रसनी आ गया। ठीक है, ये आगे जाके क्या है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। ठीक है, ब्रोंक्योल जिसको आप कह सकते हो, ये ऐसे बट जाती है। फिर आगे ये भी हिस्से में बढ़ जा रही है ऐसे, आप देखो ध्यान से। ठीक है, ये भी आगे जाके ऐसे बढ़ जा रही है, समझ रहे हो? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। ब्रोंकियल ट्यूब भी आप कह सकते हो, ध्यान रखना है। ब्रोंकियल ट्यूब देखो तो ये श्वास नली के निचले हिस्से से जुड़ती है, मैंने आपको दिखाया पीछे, और फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है ना। तो ये फेफड़ों में क्या कर रही है भाई, ये जो आपके फेफड़े हैं, ये फेफड़ों में प्रवेश कर गई श्वास नली। ठीक है, आगे जाके इसको ये क्या बोल रहे हैं, निचले हिस्से पर होती है, जो मैं देखो सर्कल भी कर रहा हूँ, ये ब्रोंकियाई है, ध्यान रखना है। हो गया ये। और उसके बाद फेफड़े, तो ये श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, और ये दो होते हैं, और ऑक्सीजन को वायु से निकाल कर रक्त में पहुंचाने का काम भी यही करते हैं, है ना। तो जो ऑक्सीजन आपको मिली है, जो वायु आप ले रहे हो, है ना, वो पूरी मिक्स वायु, ध्यान रखना आपको। तो ऑक्सीजन आप उससे ऑक्सीजन को निकाल कर रक्त में पहुंचाने का काम करती है, और रक्त फिर आपके पूरी बॉडी में पहुंचता है और ऑक्सीजन ही पहुंच जाती है ना, ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, कि देखो मैंने पीछे बताया तुमको, है ना, ब्रोंकियल ट्यूब बता दिया मैंने। अब ब्रोंकियल्स क्या है, ये पूरी ब्रोंकियल्स ट्यूब थी जो मैंने आपको पीछे बताया, ये क्या है, पूरी ब्रोंकियल्स ट्यूब है, ये सारी देख रहे हो आप। अब जो ये हिस्से हैं जो मैं ऐसे बार बार कर रहा था, ये ब्रोंकियल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रोंकियल्स ट्यूब की छोटी शाखाएं होती है जो कि कई हिस्सों में बट गई हैं, जो कि फेफड़ों के अंदर स्थित होते हैं और हवा को अलिवियोली तक पहुंचाते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, देखो ये क्या आपकी ग्रास नली होगी पूरी, ग्रास नली क्या हो रहा है, श्वास नली हो गई, ये दो हिस्सों में बट गई। क्या हिस्सों में बट गई, दो हिस्सों में ऐसे बट गई, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियल्स ट्यूब। उसके बाद ऐसे ही और शाखाओं में बट रही है ऐसे, है ना, ये क्या होगी आपकी ब्रोंकियल्स हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो इसके हिस्से हैं, जो यहाँ पर गोल गोल हिस्से हैं, ये इसको हम बोलते हैं भाई क्या, एल्यूवियोली। क्या बोलते हैं इसको, एल्यूवियोली इसको हम बोलते हैं। तो ये फेफड़ों में से छोटे वायु कोश होते हैं, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अगर मैंने आगे लगा रखी है दिखाऊं तुम्हें, देखो ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने बता दिया भाई तुमको, ये हिस्सा अपने ब्रोंकिया हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब हो गई। उसके बाद यहाँ से जो है ये अपनी एल्यूवियोली हो गई, जो इसके कोने बिल्कुल हिस्से हैं, ये क्या है, यहाँ पर एल्यूवियोली है। ठीक है, इंग्लिश में भी, ये इंग्लिश में ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद जो ये ब्रोंकियाई है, ये क्या करती है, जो शाखाएं हैं अंदर, ये ऑक्सीजन को क्या करती हैं, एल्यूवियोली तक पहुंचाते हैं, जहां पर जो है गैसों का आदान प्रदान हो रहा होता है, O2 और CO2 का। तो इसी से जो है O2 जाएगी एल्यूवियोली में, और जब वापिस हमारे पूरी बॉडी से CO2 आता है वेस्ट के तौर पर रक्त में, तो रक्त वापस फेफड़ों को भेजा जाता है, मतलब कि जो CO2 आई है उसको वापस फेफड़ों में भेजा जाता है। तो जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इसी एल्यूवियोली के थ्रू हो रहा है, ध्यान रखना देखो ये ब्रोंकिया है, तो यहाँ पर देखो क्या जुड़ी हुई है, एल्यूवियोली जुड़ी हुई है। तो यहाँ से जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जब O2 तुम लोगे तो वो ब्लड में चले जाएगा, और ठीक है, जब वापिस पूरा घूम घाम के आएगा हमारे सभी अंगों से, ठीक है, ब्लड, उसमें CO2 प्रेजेंट होगा। तो CO2 वापिस किसको देना, इस एलुवियली को देना, और वापस फिर वो जो बाहर निकल जाएगा हमारे नाक के थ्रू, जो हम छोड़ते हैं, समझ रहे हो। तो ये पूरा हो जाएगा। और एलुवियली बता दी है मैंने आपको। डायाफ्राम क्या होता है, एक पेशियंग होता है जो कि सांस लेने के दौरान संकुचित हो जाता है, और जब छोड़ते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है। देखो जैसे कि ये वाला हिस्सा देख रहे हो, अब मैं सांस ले रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, संकुचित हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा है डायाफ्राम है, ओके। और जब मैं छोड़ रहा हूँ तो ये क्या हो जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है। तो पेशियंग है जो कि सांस लेने के दौरान संकुचित हो जाता है, और नीचे, और ठीक है, संकुचित होकर नीचे की ओर फैलता है, मतलब ऐसे, ये जो मेरा डायफ्राम नीचे की ओर हो गया और फैल गया पूरा, और जिससे छाती की गुहा का आकार बढ़ता है। मतलब कि देखो मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरी छाती का आकार कितना बढ़ गया है, और वायु फेफड़ों में
प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के कार्य की, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस की। तो सबसे पहला जो फंक्शन है भाई, क्या, सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। इससे बहुत सिंपल सा फंक्शन है, क्या, कि भाई इनहेल करना और एक्सहेल करना। ठीक है, इनहेल आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को करते हो, यानी मिक्स ऑफ गैसेस होती है, ठीक है, जो आप वायु को ग्रहण कर रहे हो, ले, और जब छोड़ रहे होते हैं एक्सहेल किसको कर रहे होते हो आप, CO2 को छोड़ रहे होते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया भी है। उसके बाद ऑक्सीजन को पहुंचाना, तो ऑक्सीजन जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट वायु होती है, गैस होती है। और श्वसन तंत्र जो है रक्त के माध्यम से जो हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंचा देता है। ठीक है, और आगे चले, अपशिष्ट गैसों का निष्कासन, आपको मैंने पीछे ही बताया कि जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाता है, फिर पूरी बॉडी से जो है अपशिष्ट के तौर पर CO2 जो है रक्त में मिलकर वापस हट तक आता है, देन फेफड़ों से CO2 हमारे बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो वायु को बाहर निकालने के साथ हमारा श्वसन तंत्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड सहित अपशिष्ट गैसों को भी शरीर के बाहर निकालता है। आगे चले, तापमान का नियमन करता है भाई। ठीक है, तो जो हमारा श्वसन तंत्र है ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में, नियमन करने में मदद करता है। कैसे, तो ये हवा को शरीर के तापमान से मेल खाने के लिए गर्म करता है ना, जो हवा हम लेते हैं, है ना, तो वो शरीर के तापमान से मैच करे, मेल खाए, तो उसे गर्म कर देता है उसे। और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में हमारे शरीर की नमी के स्तर को मॉइस्चराइज करता है। तो हमारा जो श्वसन तंत्र है हमारे शरीर को मॉइस्चराइज करने का काम भी ये करता है। कैसे, एक्सटर्नल वातावरण कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर में नमी बनाए रखना, मॉइस्चराइज करके रखना, ये भी श्वसन तंत्र का काम होता है। उसके बाद वायु मार्ग की रक्षा करना, तो नाक में जो बाल होते हैं, है ना, आपको पता है नाक में जो हेयर होते हैं, ये हमारे वायु मार्ग को हानिकारक पदार्थों और जलन से बचाते हैं। तो जितने भी मान लो हम वायु का इनटेक कर रहे हैं ना, तो उसके संग मिट्टी वगैरह भी आते हैं, तो जो नाक के बाल होते हैं क्या करते हैं, उसको हानिकारक पदार्थों को यहीं रोक देते हैं और अंदर जाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, जिससे हानिकारक पदार्थ जो है हमारी बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं श्वसन तंत्र का, जो आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। और कुछ डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हो, रिप्लाई आपको सबको मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।